अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात भारत की ड्रोन शक्ति की। जी हां, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें देश की कंपनियों ने अपने अपने ड्रोन्स का प्रदर्शन किया। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना को एक गिफ्ट मिला है। ये गिफ्ट मिला है C-295 टैक्टिकल एयरक्राफ्ट का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी विधिवत पूजा कर इसे वायुसेना के हवाले कर दिया। ऐसे 14 और प्लेन भारत अभी स्पेन से लाने वाला है, जबकि सौदा उसने 56 विमानों का किया है। तो बचे बाकी 40 प्लेन हिंदुस्तान की जमीन पर ही तैयार किए जाएंगे। Ladies and gentlemen, after years of rigorous research, using latest of technologies fused with feedback from armed forces and other security agencies in the country, Raytheon Amphibious armed drone system has developed drones with offensive attack capabilities. फिक्स विंग वाला यह VTOL ड्रोन है, जिसे भारत में ही विकसित किया गया है। वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ एक और हुनरबाज। हिंदुस्तान की हवाई ताकत का एक और साथी। आसमां के प्रहरियों को मिला एक और मददगार। भारतीय वायुसेना के लिए 25 सितंबर की तारीख एक बार फिर सुनहरे दिन के तौर पर दर्ज हुई है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के इतिहास, खासकर वायुसेना के लिहाज से एक अहम सौगात उसे सौंपी गई। ये सौगात है पहले C-295 टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन की। स्पेन से खरीदे गए इस प्लेन में कई ऐसी खूबियां हैं जो हिंदुस्तान की सरहद पर चुनौतियों के लिहाज से इसे बेहद मुफीद बनाती हैं। भारत की वायु ताकत में अब पहले से भी ज्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि अब भारत के बेड़े में C-295 शामिल हो गया है। एवरो 748 को रिप्लेस करके इसे भारत के वायुसेना ने शामिल किया है। दरअसल इसकी खासियत यह है कि ये एक बार में 71 जवानों या 45 पैरा ट्रूप्स को ले जाने में सक्षम है और 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। ये एक बार में 11 घंटे चल सकता है। इसकी खासियत ये भी है कि दुर्गम से दुर्गम जगह भी ये जा सकता है, क्योंकि इसका जो रनवे है वो काफी कम है, यानी बहुत कम जगह में ये उड़ान भर सकता है और बहुत ही कम जगह में इसकी लैंडिंग भी सफल है। इसको हम सामान ढोने के साथ साथ जो दुर्गम स्थितियां होती है, चाहे कोई आपातकालीन स्थिति हो, कहीं बाढ़ आई हुई हो, वहां इसका इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति, बॉर्डर क्षेत्र जहां जगह कम होती है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके भारतीय सेना में शामिल होने से ना एक और भारत की हवाई ताकत बढ़ेगी, वहीं अगर किसी भी दुर्गम से दुर्गम परिस्थिति की बात करें, वहां पर ये भारतीय सेना की मदद करेगा। भारत ने स्पेन के साथ कुल 56 विमानों का करार किया है। इसके तहत कुल 16 विमानों का बेड़ा स्पेन से आएगा। इसके अलावा बाकी 40 विमानों को भारत में मेक इन इंडिया के तहत गुजरात में स्पेन की मदद से तैयार किया जाएगा। इसके लिए 2026 तक फैक्ट्री सेटअप करने की तैयारी है। 12 दिन पहले खुद एयर चीफ मार्शल BR चौधरी इस विमान को रिसीव करने स्पेन गए थे। इस विमान के लिए वायुसेना के पहले बैच को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जबकि दूसरे बैच की ट्रेनिंग चल रही है। इस प्लेन को 2 लोग मिलकर उड़ाते हैं। खास बात यह है कि इसे लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं, यानी बॉर्डर एरिया के लिए इस तरह के ट्रांसपोर्ट विमान हिंदुस्तान की चुनौतियों के लिहाज से वरदान बन सकते हैं। सिर्फ आधुनिक विमान ही नहीं, ड्रोन्स भी भारत की नई ताकत बन रहे हैं, जिसका यकीन दिलाती है हिंडन एयरबेस की तस्वीरें। सेना, खेती और स्वास्थ्य सेक्टर के ये वो नन्हे हथियार हैं जिनके बूते जीत की नई इबारत लिखने की कोशिश है। हिंडन किनारे हवा में उड़ते मॉडर्न इंडिया का ये वो हौसला है जिन्होंने उम्मीदों को पंख लगाए हैं। इन्होंने चुनौतियों को पार करने का वो रास्ता बनाया है जो जमीन से नहीं बल्कि आसमान से गुजरता है। As you have seen, ladies and gentlemen, this is a very compact system of drone that can be carried on a bike.
This bike has been customized to carry the unassembled drone. ये आधुनिक भारत की नई तकनीकी ताकत है जिन्हें हम और आप ड्रोन्स के तौर पर पहचानते हैं। इनकी क्षमता और खूबियों की अगर बात करें तो ये न केवल दुश्मन पर पैनी नजर रखने में असरदार हैं, बल्कि भारत के खिलाफ हर साजिश को बेनकाब करने का हुनर रखते हैं। ये न केवल जवानों की ताकत बनेंगे बल्कि किसानों के मसीहा भी, क्योंकि खेती की चुनौतियों और वक्त को बचाने का दम ये ड्रोन्स रखते हैं। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर ऐसे ही ड्रोन्स की प्रदर्शनी हुई, जिसमें अलग अलग डिजाइन और कंपनी के ड्रोन्स ने अपनी खूबियों का मुजाहिरा किया। ये सब कुछ हुआ भारत ड्रोन शक्ति 2023 के तहत, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जहां उनका साथ दिया रक्षा राज्य मंत्री वीके सिंह और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने। बहरहाल आसमां के धुरंधर भारत की सुरक्षा का वो चक्र बना रहे हैं जिसे भेद पाना दुश्मन के बूते की बात नहीं, और सोने पे सुहागा ये सब कुछ भारत अपने दम पर कर रहा है। गाजियाबाद से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश को पहला C-295 टैक्टिकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन मिल चुका है। यकीनन ये भारत की वायुसेना की ताकत को डबल करने वाली है, क्योंकि स्पेन से ऐसे एक नहीं बल्कि 56 प्लेन वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाने हैं। बड़ी बात यह है कि इन विमानों को लेकर भी भारत आत्मनिर्भर होने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल बात C-295 की खूबियों की है, जो इसे बाहुबली एयरक्राफ्ट बनाता है। सबसे बड़ी बात चीन और पाकिस्तान के हालातों के लिहाज से भारत की ये बड़ी स्ट्रैटेजिक डील है, जो न केवल उसकी एयर स्क्वाड को मजबूत करेगा, बल्कि पड़ोसी देशों की कतार में उसे एक पायदान आगे ला खड़ा करेगा। अगर इसकी खूबियों की हम बात करें तो आपको बता दें कि इस विमान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इमरजेंसी के समय ये इसकी मदद से शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सकती है। दावे के मुताबिक इसमें मात्र 844 से 934 मीटर की दूरी से टेक ऑफ करने की क्षमता है। साथ ही लैंडिंग के लिए मात्र 420 मीटर की दूरी काफी होती है। लैंडिंग और टेक ऑफ की यही खूबी पहाड़ी इलाकों के लिए वरदान बनाएगी। इसे लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम और असम जैसे क्षेत्रों के लिए मुफीद साबित होगा। इमरजेंसी के रेस्क्यू ऑपरेशन में यह अहम भूमिका निभाने वाला है। यह एयरक्राफ्ट 11 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी लंबाई 80.3 फीट और ऊंचाई 28.5 फीट है। वहीं विंग स्पैन 84.8 फीट है। यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। C-295 टैक्टिकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन 9,250 किलो का पेलोड उठाने में सक्षम है। ये एक बार में 73 सैनिक, 48 पैराट्रूपर्स, 12 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पैलेट को लेकर उड़ान भर सकता है। जाहिर है, पड़ोसियों से लगती सीमाओं पर साजिशों और उनकी बुरी नजर से बचाव का ये वो रक्षा टीका है जो पाकिस्तान और चीन को बड़ा दर्द देने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स के दूसरे दिन आपको बता दें, भारत की झोली में 2 गोल्ड मेडल आए। दिन की शुरुआत 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने के साथ हुई, जबकि भारत ने एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट इवेंट में दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराया। यह भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। चीन में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स में इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से तिरंगे का मान बढ़ाया तो इनके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जश्न की तस्वीरें आई हैं जयपुर से, जहां शूटर दिव्यांश पवार के पिता ने बेटे की सुनहरी कामयाबी को अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत की शुरुआत अच्छी रही और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में भारत को पहला गोल्ड मेडल हासिल हुआ। इस इवेंट में भारतीय शूटर दिव्यांश पवार, ऐश्वर्य तोमर और रुद्रांश पाटिल ने शानदार प्रदर्शन किया और चीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस शूटिंग टीम ने सोने पर निशाना साधा। भारतीय शूटिंग टीम ने एक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है और मेरे साथ इस वक्त दिव्यांश हैं। दिव्यांश, गोल्ड मेडल हासिल किया है और हम उम्मीद भी यही कर रहे थे कि शूटिंग टीम जो है जब फॉर्म में आएगी तो गोल्ड से कम कुछ उनको मंजूर नहीं होगा। जी, ये हमारे लिए भी काफ़ी प्राउड मोमेंट है और हमें यकीन था हमारी टीम के ऊपर, क्योंकि काफ़ी मेहनत करी है और हमने काफ़ी स्ट्रांग टीम है हमारी, तो हमें यकीन था कि हम गोल्ड मेडल लाएंगे और बिना लाए नहीं रुकेंगे।
सो होपफुली आज गोल्ड मेडल आया भी है। मैं अपने फेडरेशन को और साई टीम, सपोर्ट स्टाफ सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। उनके सपोर्ट के बिना हम यहाँ पे नहीं आ पाते। मेरे साथ ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य के गले में आप देख रहे हैं 2 मेडल है। पहला गोल्ड मेडल है और दूसरा, अब दिखाइए, थोड़ा सा कैमरा नजदीक लाइए और दिखाइए, ये ब्रॉन्ज है और ये है गोल्ड मेडल। काफी मेहनत के बाद ऐश्वर्य को ये मेडल मिला है। लेकिन ऐश्वर्य, यहाँ हमेशा से एक चीज रहती है ना कि हम भारतीय हैं, और जब अपना तिरंगा ऊपर जाता है और चाइना, हम यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं, उनका तिरंगा हमसे थोड़ा नीचे था, आपके लिए कितना प्राउड फीलिंग मोमेंट? सर काफ़ी प्राउड मोमेंट है ये हम अपन सबके लिए कि आज हमने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में टीम में गोल्ड मेडल जीता है, जिसके साथ हमने टीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे, और इंडिविजुअल इवेंट में मैंने फाइनल्स में अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता। और काफ़ी खुशी का दिन है मेरे लिए और काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि चाइना में आके चाइना के लोगों को ही हरा के अपन ने अपने देश का नाम रोशन करा है और गोल्ड मेडल जीता है। जबकि दूसरा गोल्ड मेडल आया क्रिकेट के मैदान से, जहां भारत ने एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट इवेंट में ये गोल्ड मेडल हासिल किया। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका की टीम को 19 रन से हराकर ये मेडल अपने नाम किया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 116 रन बनाए और श्रीलंका को 117 का टारगेट दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 97 रन ही बना सकी। ये भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था। शेफाली, कॉमनवेल्थ का एक्सपीरियंस, सिल्वर मेडल, लेकिन यहाँ गोल्ड। हाँ, ऑफ कोर्स यही था हमारा, वो दिमाग में था कि कॉमनवेल्थ में हम नहीं अचीव कर पाए, बट ये अब यहाँ पे हमारा यही गोल था कि हम गोल्ड लाएं, और सबने टीममेट्स ने एक दूसरे को बैक किया, एंड आई थिंक उसकी वजह से हम जीते हैं। शेफाली, लो स्कोरिंग मैच था, थोड़ा सा शुरू में लग रहा था कि यार कम है नंबर्स, लेकिन हमने डिफेंड कर लिया। आपको लग रहा था कि ऐसा मैच होगा श्रीलंका के अगेंस्ट? देखो, किसी को हम लाइट नहीं ले सकते, क्रिकेट है, एंड हम मतलब विकेट बहुत स्लो था, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, बट ये रन चेज करने के लिए इजी भी नहीं था और डिफिकल्ट भी नहीं था। अगर वो लोग और अच्छा खेलते तो वो कर सकते थे, बट हमने एक दूसरे को बस यही बोला कि अपने स्ट्रेंथ को बैक करना है बॉलिंग में, तो हमने वही किया और इसलिए हम गोल्ड जीते। भारत इस 19वें एशियन गेम्स में अब तक 11 मेडल जीतकर मेडल टैली में 5वें पायदान पर पहुंच गया है। चीन के हांगझोउ से नितिन श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व करने का मौका देने वाले इन शूटर्स के घर वालों ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मुझे आज बहुत खुशी है, एक पिता होने के नाते मैं चाहता हूँ हर देश को ऐसा पुत्र मिले। हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से अच्छा अचीव करे। मुझे बहुत खुशी है और ये पूरे देश को खुशी है। बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि हमारे बच्चे की वजह से, या बच्चे ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। देश के लिए कुछ मेडल लाना, ये सबके लिए एक स्वप्नवत रहता है, ड्रीम रहता है कि हम देश के लिए कुछ करें। और आज अगर लड़के ने कुछ किया है तो हमें सभी को उनके लिए गर्व है, आनंद है। अपना अल्टीमेट एम तो आगे है, ये सभी का अनुभव उसको समृद्ध बनाएगा। यहाँ में कुछ खामियां रह गई होगी तो उसको करेक्ट करके ओलंपिक गेम्स में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके देश के लिए गोल्ड मेडल कैसा मिले, इस तरह का प्रिपरेशन उसने करना चाहिए। और अब बात एयर पॉल्यूशन के खिलाफ उठाए गए क्रांतिकारी कदम के। जी हां, आज केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से देश को एक बड़ी सौगात दी गई है। ये सौगात है हाइड्रोजन बस की, जिसको लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। ये देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस है। दरअसल सरकार पेट्रोल और डीजल के विकल्प पर तेजी से काम कर रही है ताकि कार्बन उत्सर्जन को तय लक्ष्य के मुताबिक कम किया जा सके। इसलिए इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके तहत ही ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली 2 बसों को लॉन्च किया गया है। लेकिन ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या, और इसे अब तफसील से हम आपको बताते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिस तरह से बैटरी काम करती है, ठीक उसी तरह से फ्यूल सेल भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल की सप्लाई होती रहेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। यानी फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा को इस्तेमाल करके बस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जिसका इस्तेमाल बस को चलाने में किया गया है।
इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी बाहर आता है, जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा बड़ा फायदा रीफ्यूलिंग में है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से देखें तो बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में इसे रिफ्यूल करना आसान है, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में रिफ्यूल हो जाता है, जबकि बैटरी वाली बसों को चार्ज करने में घंटों लगते हैं। असल में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे साफ सोर्स है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से तैयार किया जाता है। इसके तैयार होने और इस्तेमाल होने में पोल्यूशन कम होता है, इसलिए इसे लो कार्बन फ्यूल के तौर पर भी जाना जाता है, जिससे वातावरण को बेहतर करने में मदद मिलेगी और पेट्रोल डीजल की तुलना में लागत भी घटेगी और तो और कार्बन उत्सर्जन को घटाने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि अभी सिर्फ 2 बसों को ट्रायल के तौर पर लॉन्च किया गया है। ये हाइड्रोजन बसें 3 लाख किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेंगी। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और यूपी के कुछ तय रूट पर ऐसी 15 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें चलाने की योजना पहले चरण में सरकार बना रही है। कहाँ आप पेट्रोल और डीजल से आपने एक टेक्नोलॉजिकल क्वांटम जंप किया है और टेक्नोलॉजिकल क्वांटम जंप भी ऐसे किया है जो फ्यूचर फ्यूल है। सो आई थिंक दिस इज अ गेम चेंजर। वो तो हमेशा कहते आ रहे हैं, बट होता क्या इन चीजों में, somebody has to step up and produce the first manifestation of something that runs on green hydrogen, these buses। और ये 15 ले आएंगे दिसंबर तक। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। एक तरफ मेट्रो इज कैरिंग 1 crore पैसेंजर्स अ डे एंड द फ्यूचर ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट विल बी ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और दोनों इको फ्रेंडली है, पर दोनों इसमें एक्सक्लूसिविटी नहीं होती है। उसमें भी जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जाएंगे, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जब ग्रिड पूरी ग्रीन होगी ना, तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा फायदा। अभी तो हम करेंगे, देखिए वी आर गोइंग टू लिंक फ्यूल्स ऑल्सो। इन हाइड्रोजन बसों को चलाने के पीछे सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना। ऐसे में सरकार का यह प्रयास कितना कारगर साबित होगा, इसके बारे में पर्यावरणविद सौम्य दत्त का क्या कहना है, आइए देखते हैं। सच में यदि हाइड्रोजन बस व हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, तो आपको जो जेन्युइन ग्रीन हाइड्रोजन, जहां आपको पानी का बिजली से जो सौर बिजली व पवन ऊर्जा, सोलर एंड विंड एनर्जी, उससे यदि पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बनाया जाए, तभी जाके थोड़ा सा कार्बन उत्सर्जन कम होगा। अभी दिल्ली के लिए सबसे अच्छा जो कार्बन उत्सर्जन जो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से कम करने का जो तरीका है, वो है दिल्ली में अभी काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस आ चुका है और काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस आने का प्लान भी है। यदि दिल्ली सरकार और साथ में भारत सरकार मदद करे और भी इलेक्ट्रिक बस लेके, और इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करना जो होगा जो बिजली से, वो बिजली सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से लाए, जो हमारा अभी के लिए जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, रिन्यूएबल, तो तभी जाके सचमुच में जो वेल टू गेट, मतलब जहां आपने प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, और जहां से आपको इस्तेमाल कर रहे हो, ये दोनों का बीच में बहुत स्टेप होता है। तो ये यदि करे तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा पूरी मात्रा में। जिस हाइड्रोजन बस को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, आखिर ये दूसरी बसों के मुकाबले कैसी दिखती है, इसमें यात्रियों के लिए क्या सहूलियत है, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी अनामिका गौड़। ये जो बस है ये अब दिल्ली की सड़कों पे उतरेगी। इस बस को ना डीजल से चलाया जाएगा, ना पेट्रोल से, ना इलेक्ट्रिसिटी से। इस बस को हाइड्रोजन फ्यूल से चलाया जाएगा। इंडियन ऑयल इस हाइड्रोजन फ्यूल को इस बस के लिए प्राप्त करवा रहा है। टाटा ने इस बस को बनाया है और ये जो बस है ये दिल्ली में चलने वाली उन सभी आम बसों की तरह है जिसमें अभी तक दिल्ली वाले ट्रैवल करते आए हैं। लो फ्लोर ये बस है और इस बस में एक और खास सुविधा दी गई है। जो विकलांग यात्री हैं वो भी इस बस में आसानी से चढ़ सकते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इस बस का 25 तारीख को सुबह इनॉग्रेशन किया है और ऐसी और भी बसें चलाने की शुरुआत अब अलग अलग शहरों में की जाएगी। राजधानी दिल्ली में ये पहली ऐसी 2 बसें हैं जो चलाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि ऐसी और बसें अन्य शहरों पे भी चलाई जाए ताकि जो कार्बन उत्पाद होता है, उत्सर्जित होता है ऐसी बसों से, उसे कम किया जा सके। आमतौर पे जो भारी वाहन होते हैं वो 12 से 14%
10% कार्बन को उत्सर्जित करते हैं, पर ये जो बस है ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज बात।